हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम यूथ जो दे आपके सपनों को उड़ान। मैं वर्षा साहू आज के जनरल साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पादप कारिकी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास मैं एक मोटिवेशन से स्टार्ट करती हूँ। आज का हमारा मोटिवेशन है, आपको तब तक जीतने से कोई रोक नहीं सकता जब तक आप रुकने को तैयार ना हो। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप आगे चलकर जीतना चाहते हो या फिर रुक कर हारना चाहते हो। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में एक स्टार्ट करती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, परासरण की परिभाषा है। तो परासरण की परिभाषा क्या है इसको समझना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है, एक अर्धपारगम्य कला में होकर विलेय का प्रवाह। ठीक है, अगला दिया है, कला के बगैर जल का प्रवाह। अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक अर्थात जल का प्रवाह। और दिया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो, एक अर्धपारगम्य कला में होकर विलेय का प्रवाह। तो ये विलेय का प्रवाह नहीं होता, विलायक का प्रवाह होता है। ठीक है, कला के बगैर, तो कला के बगैर परासरण की क्रिया नहीं होती। और तीसरा ऑप्शन दिया है, अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। तो ये क्या है, हम लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, ये होगा राइट आंसर। तो अर्धपारगम्य झिल्ली जो है ये ज़रूरी होती है, कला से या से झिल्ली से है। ठीक है, तो अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है वो ज़रूरी होती है। तो इसमें क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। ठीक है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या होता है, जल का प्रवाह होता है। ये क्या कहलाती है, परासरण की क्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि। ऑप्शन दिया है, लवणीय जल कोशिका में प्रवेश करता है। दूसरा ऑप्शन दिया है, जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। तीसरा दिया है, कोशिका द्रव्य विघटित हो जाता है। और चौथा दिया है, खनिज लवण कोशिका भित्ति को तोड़ देता है। तो आप लोग जल्दी से आंसर करो, क्या हो जाएगा इसका आंसर। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि। वह क्यों सिकुड़ जाती है, तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा, जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, जल जो है वो क्या होता है, बाह्य परासरण की क्रिया के द्वारा वह बाहर निकल जाता है जिसके कारण वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, समझ आ गया। इसी को क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन भी बोलते हैं। इसका कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में रख दी जाती है। ऑप्शन दिया है, ऐसा विलयन होता है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और संतृप्त। तो आप लोगों को बताना है क्या कैसा होता है इस प्रकार का विलयन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हम लोगों का, आंसर होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा इसका आंसर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है, तो जैसे हम लोग दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन लेते हैं। ठीक है, दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन लेते हैं, तो उसमें जिसका परासरण दाब अधिक होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका परासरण दाब कम होगा उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और आइसोटोनिक किसको बोलेंगे, दोनों की सांद्रता जो है वो समान होनी चाहिए। ठीक है, दो समान सांद्रता वाले विलयन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसको बोलते हैं, उसमें परासरण दाब जो है वो समान होता है। ठीक है, समझ आ गया। तो आंसर हम लोगों का होगा हाइपरटोनिक, और हाइपरटोनिक में होता है कोशिका आकार में न्यूनीकृत हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। तो कोशिका को हम लोग किस में रखते हैं तो वह आयतन में बढ़ जाती है। ठीक है, उसमें क्या हुई, छोटी हो गई, न्यूनीकृत हो गई, किसमें, जब हम लोग उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालें। ठीक है, अब ये बताना है कि आयतन में क्या हो रही है, यहाँ बढ़ रही है, तो किस प्रकार के सॉल्यूशन में डालते हैं तो वह आयतन में बढ़ रही है। ऑप्शन दिया है, एक समपराशरी विलयन में, एक अतिपराशरी विलयन में, एक अल्पपराशरी विलयन में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वहाँ न्यूनीकृत हुई तो हम लोग बोले कि उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालें। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कि आयतन में बढ़ती है, वहाँ कम हुई यहाँ बढ़ रही है, तो वहाँ हाइपरटोनिक हुआ, तो यहाँ क्या होगा, हाइपोटोनिक, मतलब अल्पपराशरी विलयन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। ऑप्शन दिया है परासरण के कारण, अंतः शोषण के कारण, और दिया है जलीय अपघटन के कारण, जीव द्रव्य कुंचन के कारण। तो बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। तो फूलते कब हैं? जब वो जल को अवशोषित करेगा तभी तो वो फूलेगा। ठीक है, तो अंतः शोषण की क्रिया होती है जिसके कारण वह फूल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन दिया है लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। ऑप्शन दिया है अंतः परासरण के कारण, अंतः शोषण के कारण, केशिकत्व के कारण, विद्रव्य कुंचन के कारण। तो आप लोग जल्दी से आंसर कर दो, क्या हो जाएगा इसका आंसर? लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना किसके कारण होता है? तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा अंतः शोषण के कारण। ठीक है, इसका आंसर होगा अंतः शोषण के कारण, क्योंकि लकड़ी के बने जो दरवाजे होते हैं वर्षा ऋतु में नमी रहती है वातावरण में, और नमी के कारण क्या होता है, वो लकड़ियाँ जो है अवशोषित कर लेती हैं उसको, नमी को, जिसके कारण क्या होता है, अंतः शोषण की क्रिया हुई और वो फूल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। ऑप्शन दिया है अंतः परासरण के कारण, बाह्य परासरण के कारण, अंतः शोषण के कारण, स्फीति के कारण। तो आप लोग आंसर कर दो, क्या होगा इसका आंसर? उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा बाह्य परासरण के कारण। ठीक है, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग। तो देखिए खेत है, ठीक है, यहाँ उर्वरक जो है अधिक मात्रा में डाला जा रहा है। ठीक है, तो सांद्रता क्या हुई, यहाँ अधिक हुई। यहाँ पौधा है, ठीक है, यहाँ पौधा है, पौधा के अंदर क्या है, सांद्रता कम है। ठीक है, उर्वरकों की सांद्रता जो है वो क्या है, ज़मीन पर ज़्यादा है, ठीक, खेत में ज़्यादा है, और उस पौधे के अंदर कम है। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का गमन होगा। ठीक है, तो कम सांद्रता किस में है, पौधे में, और अधिक सांद्रता किस में है, उसके बाहर। ठीक है, तो जड़ में क्या होगा, बाह्य परासरण की क्रिया होगी। ठीक है, जिसके कारण अंदर का जल जो है बाहर आ जाएगा, तो पौधा क्या होगा, सूख जाएगा परासरण की क्रिया के कारण और मर जाएगा। ठीक है, तो उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। इसका कारण है बाह्य परासरण के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पौधों में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन दिया है कैम्बियम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, बाह्य त्वचा द्वारा। तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? आंसर हम लोगों का हो जाएगा जाइलम द्वारा। ठीक है, जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। उसको जल और जाइलम इससे याद कर सकते हो, जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है, और जो भोज्य पदार्थ होता है उसका परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया है भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। ऑप्शन दिया है कोशिका जल, आर्द्रताग्राही जल, गुरुत्वीय जल, इनमें से कोई नहीं। तो भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल जो होता है वो क्या होता है? आंसर कर दूँ? तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा कोशिका जल। इसी को केशिकत्व जल भी बोलते हैं, और ये केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, मैं फिर कभी जब ये टॉपिक आएगा ना तो अच्छे से समझाऊंगी केशिकत्व। तो भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल जो होता है वो कोशिका जल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? तो पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? ऑप्शन दिया है 6, 10, 16 और 21। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आंसर हम लोगों का इसका हो जाएगा 16। ठीक है, पौधों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो 16 हैं। ठीक है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, इस प्रकार से 16 तत्व हैं जिसकी बेहद मात्रा मतलब बेहद ज़रूरी होता है, और इसकी यदि कमी हो जाती है तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है पौधों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धान का खैरा रोग या लघुपत्र रोग किस तत्व की कमी से होता है? धान का खैरा रोग या लघुपत्र रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? ऑप्शन दिया है जस्ता, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हम लोगों का हो जाएगा जस्ता। ठीक है, जस्ता की कमी के कारण होता है लघुपत्र रोग या बोले खैरा रोग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हम लोगों का फूल गोभी का विटेल रोग, ठीक है, विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ऑप्शन दिया है जिंक, मॉलिब्डेनम, कॉपर, मैग्नीशियम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हम लोगों का? आंसर होगा मॉलिब्डेनम, ठीक है। फूल गोभी का जो विटेल रोग होता है वो मॉलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होती है? ऑप्शन दिया है कैल्शियम, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, कॉपर। तो हरिमहीनता किसके कारण होती है? तो हरिमहीनता जो होती है वो मैग्नीशियम के कारण होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना ही है। मैग्नीशियम की कमी के कारण हरिमहीनता होती है, ठीक है। हरिमहीनता मतलब उसका जो हरापन है वो खत्म होने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? ऑप्शन दिया है प्रकाश श्वसन, जल हानि, खाद्य उत्पादन, श्वसन। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा जल हानि, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है? जल की हानि होती है। वाष्प के रूप में जल जो है वो उड़ के चला जाता है। तो क्या हुई? वाष्प के रूप में चली गई तो जल की हानि हो गई, तो क्या कहलाएगी? जल हानि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया है जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? क्या पूछ रहे हैं यहाँ? जल के बिंदु के रूप में हानि कि ये क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया है वाष्पीकरण, श्रवण, वाष्पोत्सर्जन, बिंदु स्राव, ठीक है। तो बिंदु के रूप में जल की हानि हम लोगों की कहलाती है बिंदु स्राव, ठीक है। जल के रूप में बिंदु के रूप में तो बिंदु स्राव, ये याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया है वाष्पोत्सर्जन में होता है, तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है इसको बताना है। ऑप्शन दिया है पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है, पत्तियों से पानी बूंद के रूप में निकलता है और पत्तियों से ऑक्सीजन निकलती है। तो क्या होता है? पत्तियों से पानी जो है वो वाष्प के रूप में निकलती है, ये होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में, ठीक है। पानी जो है वो उसका वाष्प के रूप में निकलना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। ऑप्शन दिया है हाइग्रोमीटर, क्रेस्क्रोमीटर, पोटोमीटर, क्लाइनोमीटर। तो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र क्या है? वाष्पोत्सर्जन की दर को हम लोग किस यंत्र के द्वारा मापते हैं इसको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पोटोमीटर, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कहलाता है पोटोमीटर। और हाइग्रोमीटर क्या है? आर्द्रता मापी, ठीक है, आर्द्रता को मापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हम लोगों का पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? ऑप्शन दिया है जड़, तना, फल, पूरा पौधा। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वो पूरा पौधा में होता है, ठीक है। यहाँ जड़, तना, फल दिया, मुख्य रूप से होता है पत्ती में, ठीक है। मुख्य रूप से होता है हम लोगों का पत्ती में, लेकिन यहाँ यदि ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आंसर हो जाएगा पूरा पौधा, ठीक है, यदि तरुण पौधा हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होती है, तो अधिक तेजी से किस में होती है, वह दशा कौन सी है? ऑप्शन दिया है वायु का निम्न वेग, वायु का निम्न वेग, उच्च नमी और भूमि में जल की अतिरिक्त मात्रा। तो क्या होगा इसका आंसर हम लोगों का? वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेज होगी। तो वाष्पोत्सर्जन की जो तेज गति है वो होती है निम्न नमी और ऊंचा तापमान। किस में होता है? निम्न नमी में होता है और ऊंचा तापमान में होता है, ठीक है। टेम्परेचर उच्च होना चाहिए और नमी होनी चाहिए, ठीक है, निम्न नमी होनी चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर हम लोगों का? यहाँ दिया है उच्च नमी, तो उच्च नमी तो नहीं, निम्न नमी होनी चाहिए। भूमि में जल की अतिरिक्त मात्रा, तो ये भी अधिक नमी को दर्शा रही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। वायु का निम्न वेग या उच्च वेग, ये सब जो दिया है ना, ये नहीं होगा। हम लोगों का राइट आंसर होगा निम्न नमी और ऊंचा तापमान, ठीक है, ये होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। ऑप्शन दिया है वाष्पोत्सर्जन व श्वसन, श्वसन व पाचन, प्रकाश संश्लेषण व श्वसन, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन।
तो पत्तियों के 2 मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, इसको छांटना है हम लोगों को। तो पौधों का जो या पौधों के जो पत्तियां होती है और पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन करना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन ये होता है उनका मुख्य कार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है। ऑप्शन दिया है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, जलीय अपघटन, श्वसन। ठीक है, तो पौधों में होने वाली क्रियाओं में से जो इसका तापमान कम कर सकती है, तो तापमान कौन कम कर सकती है? तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में पसीना निकलना क्या होता है, तापमान को नियंत्रित करता है हमारे शरीर के अंदर, तो यही कुछ प्रोसेस होता है इसमें भी वाष्पोत्सर्जन में। ठीक है, इस प्रकार से इसको रिलेट करके हम लोग समझ सकते हैं। पौधों में होने वाली क्रियाओं में पूछ रहा है कि तापमान कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, ये वाष्पोत्सर्जन की दर पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन के निकास से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ली जाती है। ठीक है, ऑप्शन दिया है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण, विसरण। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हम लोगों का, किस क्रिया में ऑक्सीजन का निकास होता है? तो वह क्रिया है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो वो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन जो है वो उत्सर्जित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑप्शन दिया है जल, पर्णहरिम, धूप, उपर्युक्त सभी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किसकी ज़रूरत होती है, आंसर करूं? तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि जल, पर्णहरिम और धूप तीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या निकलता है और क्या बाहर निकाला जाता है, इसको देखना है। ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और ऑक्सीजन जो है उसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, बाहर निकल जाता है ऑक्सीजन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, क्या पूछ रहे, असत्य। ऑप्शन दिया है प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, तो सही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, ये भी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ये गलत है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है, ये सही है। तो क्या पूछ रहे हैं असत्य कौन सा है? तो असत्य हम लोगों का तीसरा वाला आंसर है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के वीडियोज़ आप लोगों को प्राप्त होता रहे। ठीक है, इस तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच।